वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बारे में। अगर हम इसके ऊपर सरसरी निगाह दृष्टि डालते हैं तो हमें साफ दिखता है कि बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना थी वह भारत में शरण लिए हुए है और वहाँ पर बहुत उग्र प्रदर्शन हुए। बांग्लादेश के जो प्रदर्शन है, जो वहाँ अस्थिरता आई है, उसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी है कि बांग्लादेश और चीन के संबंध बहुत सही हो रहे थे। बांग्लादेश के छात्र चीन जाके अध्ययन कर रहे थे और उनको चीनी भाषा सिखाई जा रही थी। चीन वहाँ बहुत सारा निवेश कर रहा था। अमेरिका साउथ एशिया के अंदर अपना एक बेस चाहता है, नेवल बेस, एयर बेस। अतः बांग्लादेश के अंदर अमेरिका ने एक आइलैंड की मांग रखी। सेंट मार्टिन एक छोटा सा द्वीप है जहाँ पर अमेरिका अपना नेवल और एयर बेस बनाना चाहता था और इसकी मांग उन्होंने शेख हसीना से रखी, जिसको उन्होंने स्पष्ट नाराज कर दिया। और शेख हसीना ने अपने भाषणों में ये बात कही है। जब शेख हसीना ने मना कर दिया तब अमेरिका ने एक रिजीम चेंज ऑपरेशन स्टार्ट किया जो 6 महीने पहले हुआ, जिसकी चेतावनी रूस ने भारत को पहले ही दे दी थी। शेख हसीना ने भी अपने भाषणों में ये बात कही थी और फिर एक छोटा सा आंदोलन शुरू हुआ जो आरक्षण विरोधी आंदोलन था। शेख हसीना ने न्यायालय के पास स्पष्ट कर दिया कि आप अपने इस निर्णय को वापस लें, क्योंकि ये आरक्षण हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों की मांग है, बहुत सारे समूहों की मांग है कि आरक्षण हटना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी नहीं और फिर आंदोलन उग्र होता गया। अगली चीज़ जो शेख हसीना ने स्पष्ट की वो ये की कि अमेरिका नॉर्थ ईस्ट के अंदर बांग्लादेश के कुछ हिस्से और भारत के नॉर्थ ईस्ट के और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिला के एक क्रिश्चियन लैंड बनाने की, एक क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने की कोशिश भी कर रहा है। और उसका समर्थन है कुकी आतंकवादी समूह को, जिसका नेता है PS हाउकी, जो मणिपुर में पिछले कई महीनों, कई सालों से बहुत ज़्यादा हिंसा और तांडव कर रहा है। तो वहाँ पर भी अस्थिरता का कारण यही अमेरिकी राष्ट्र है, वहाँ की गुप्तचर संस्थाएँ हैं। इस नकली आंदोलन को तैयार करने के लिए लगभग 6 महीने का समय लगा। जमाते इस्लामी, विपक्षी दल, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कट्टर उग्रवादी समूह जो पाकिस्तान समर्थित हैं, इन सब ने मिल के वहाँ पर इस आंदोलन को शुरू किया। बांग्लादेश में मूल रूप से 3 समूह हैं। एक है जो वहाँ का राष्ट्रवादी समूह है, जो शेख हसीना की पार्टी है, वो उतने कट्टर नहीं है। दूसरा पाकिस्तान समर्थित कट्टर समूह है, जमात इस्लामी का। और तीसरा चीन के लिए पूरी तरह से सरेंडर करने वाला पैसों का लोभी लालची समूह है। अमेरिका ने पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की मदद से इन कट्टरपंथियों को अपने पक्ष में लिया। इससे वहाँ पर एक वैक्यूम तैयार हुआ, एक समर्थन तैयार हुआ इस आंदोलन के द्वारा, जो कि अमेरिकी समर्थित आंदोलन था। उसमें कट्टरवादी ताकतें और कुछ नेशनलिस्ट ताकतें जो बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र देखना चाहती थी, वो एक हो गई। जो लोग चीन का समर्थन कर रहे थे उन्हें भी अपने साथ मिलाया गया और इस प्रकार से तीनों समूहों से कुछ लोगों को एकत्रित करके और एक नया तरह का मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट किया गया। आज की तारीख में जो सरकार वहाँ बनी है, वो सरकार पूरी तरह से विदेशी कठपुतली सरकार है। वो अपने ज़मीन का सौदा भी कर लेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसीलिए उनको समर्थन देकर इतनी हिंसा करवा के वहाँ पर नई सरकार बिठाई गई है, सत्ता परिवर्तन किया गया है। अमेरिका को तो अपना सैनिक अड्डा मिल जाएगा, जो सत्ता के भूखे थे उनको वहाँ सत्ता मिल जाएगी, और जो कट्टरवादी ताकतें थी उनको हिंदुओं के संहार का फ्री हैंड मिल जाएगा। अब वो वहाँ रोज़ बलात्कार करेंगे, रोज़ हत्याएँ करेंगे, रोज़ नृशंस हत्याकांड करेंगे और हिंसा करेंगे। इस तरह से तीनों समूह खुश हो गए। एक जो पैसे का लोभी लालची था वो आइलैंड बेच देगा, एक जिसको प्रधानमंत्री बनना था वो दल अब वहाँ सत्ता में आ जाएगा, और एक जो कब से दबे कुचले बैठे हुए थे कि हमको बस इन हिंदुओं को मारने दो, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, खाने को कुछ नहीं मिले चलेगा, पर ये हिंदू जिंदा नहीं देखे जा रहे हैं, हमसे सहन ही नहीं हो रहे, ये मूर्ति पूजा के जिंदा घूम रहे हैं, बस हमको इनको मारने दो। तो तीनों जीत गए। अमेरिका को एक नेवल बेस मिल गया, चीन की निगरानी, भारत की निगरानी, दक्षिण एशिया के अंदर ताकत, अन्य राजनीतिक संगठन थे जिनको सत्ता में नहीं आने मिल रहा था, वो जाके कुर्सियों पे बैठ गए, उनको कुर्सियों पे बैठना था। अब वो आराम से अपना दिल में उनकी ठंडक पड़ गई
और जो आतंकी थे, जो कट्टरवादी थे, उनके दिल में ठंडक पड़ गई, जी भर के रेप किए उन्होंने, जी भर के नरसंहार किए। तो बांग्लादेश के सभी समूह खुश हो गए इस प्रक्रिया के अंदर। और जो इन कट्टरवादी ताकतों को रोक रहे थे, जो इन लोभी, लालची, भ्रष्ट, देश की जमीन बेच खाने वालों को रोक रहे थे, वो बेचारे सत्ता से हटा दिए गए। आप एक बहुत बेसिक चीज देखना, जो बाइडेन की पार्टी वही पार्टी है जिसके समय में भारत के अंदर कश्मीर में आतंकवाद हुआ था। ये वही पार्टी है। आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो उस सन को देखो, उन तारीखों को देखो, उन 4-5 सालों को देखो जब भारत के अंदर अक्षरधाम में हमला हुआ, संसद भवन पे हमला हुआ, जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, है ना। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है। और अब इस पार्टी के आने से, यानी जब से बाइडेन आया तब से वापस आतंकवाद भड़का है। अफगानिस्तान के अंदर जब से अमेरिका हटा है तब से आतंकी ताकतों का मुख और रुख भारत की ओर हो गया है। भारत इसको डिनाई करे, कितना भी डिनाई करे, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका और रूस का युद्ध जो यूक्रेन में चल रहा है, वहां पे रूस जैसे जैसे लंबे समय तक फंसा रहेगा, वैसे वैसे भारत के अंदर और घोर आतंकी घटनाएं होंगी। अफगानिस्तान के आतंकवादी सब मुक्त हो गए, पाकिस्तान के आतंकवादी तो मुक्त ही हैं, स्वतंत्र ही हैं अपनी मर्जी करने के लिए। अब बांग्लादेश में भी फ्री है वो। भारत के चारों ओर आतंकवादियों के गुट खुले घूम रहे हैं। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसके शासनकाल के अंदर पहले भी ये हो चुका है। जब यूएसएसआर के टुकड़े हुए तब भी ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में थी, और उनके टुकड़े, यूएसएसआर के टुकड़े होने के बाद ही आतंकी समूह गतिविधियां जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ी और पाकिस्तान के अंदर बढ़ी। पाकिस्तान की मदद से जो इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथ का प्रचार हुआ है, उस जिहादी कट्टरपंथ के प्रचार के द्वारा जो ये अलग अलग आतंकी समूह बने हैं, इनका नियंत्रण जिन कट्टरवादी मौलानाओं के हाथ में, इनकी फंडिंग करके, इनका उपयोग करके रूस के टुकड़े किए गए थे अफगानिस्तान में, और फिर उसको कमज़ोर बना के, अर्थव्यवस्था उसकी डगमग करा के रूस के टुकड़े कर दिए थे यूएसएसआर के। और उसके टुकड़ों के बाद ये सारी ताकतें भारत की तरफ मुड़ी थी, खूब भारत के अंदर समस्याएं हुई थी। आज फिर वही ताकतें भारत की तरफ मुड़ी हैं, या तो युद्ध बंद हो या फिर रशिया जीत जाए। ये दोनों निर्णय जल्दी जल्दी नहीं आएंगे तो भारत के अंदर ये समस्या और बढ़ेंगी। अभी अगर हम देखें तो शेख हसीना के जो बयान हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि मणिपुर के अंदर जो कुकी आतंकवादी समूह हैं, जो कि मणिपुर में खूब हिंसा कर रहे हैं, मैतेई नागरिकों को मार रहे हैं, वो क्रिश्चियन लैंड की एक बोडोलैंड की अलग अलग तरह की मांग उठाते ही रहते हैं। उनको चीन से भी मदद मिलती रहती है, उनको अमेरिका से मदद मिलती रहती है, पाकिस्तान मदद करता है, क्योंकि वो एक प्रकार के ऐसे समूह हैं जिन्होंने अलगाववाद की विचारधारा को स्वीकार करके हथियार उठा लिए। जैसे एक ज़माने में खालिस्तान के अलगाववादी विचारधारा स्वीकार करके सिखों ने हथियार उठा लिए थे। एक ज़माने में कश्मीर के अंदर मुस्लिमों ने अलगाववादी विचारधारा अपना के हथियार उठा लिए थे। जैसे कि हम देखते हैं हमारे देश के बिल्कुल सेंटर में छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं, मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं, महाराष्ट्र के इलाके हैं जहाँ नक्सली हैं, वहाँ हमारे आदिवासी भाइयों ने कट्टरवादी विचारों से प्रेरित होकर हथियार उठा लिए थे। तो ये हथियार लोग उठाते हैं, अलगाववाद का प्रचार किया जाता है। आपकी कोई पहचान नहीं है, आपकी केवल एक ही पहचान है, वो है भारत। ना आप आदिवासी हो, ना आप सिख हो, ना आप हिंदू हो, ना आप मुस्लिम हो। पहली, आखिरी और मध्य की सारी एक ही पहचान है और वो है भारत। जब आप भारत से अलावा अपनी किसी पहचान को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो तब एक अलगाववाद पैदा होता है और वहीं से वो रास्ता बनाते हैं और हथियारों तक पहुंचा देते हैं। और जब ऐसे समूह तैयार होते हैं तो उनको सबको मदद करता है। और यही कुकीलैंड में हो रहा है, यही खालिस्तान में हो रहा है, यही नक्सली के द्वारा हो रहा है, और यही अलग अलग सिमी और ऐसे संगठन जो भारत के अंदर भी बैन है फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं, पीएफआई बन के कर रहे हैं, कुछ और बन के कर रहे हैं, ये संगठन भी वही काम कर रहे हैं। तो यूएस क्या चाहता है कि इन सारी चीज़ों से मजबूर होकर भारत भी मान ले हमारी शर्तें। और इसमें मदद कौन कर रहा है? इसमें मदद कर रहा है चीन। इसमें मदद कौन कर रहा है? इसमें मदद कर रहा है पाकिस्तान। और क्यों मदद कर रहे हैं? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इतनी बड़ी ताकत हमारे नज़दीक में नहीं रहे। अब इस बात का क्या प्रमाण है कि ये CIA ने, ISI ने और इन सब गुप्तचर संस्थाओं ने और इन राष्ट्रों ने मिलकर किया है? बहुत सीधे सीधे से प्रमाण है। सबसे पहले तो जो इन अंतरिम सरकार का नेता बना है, जो एडवाइज़र बन के बैठा है, मोहम्मद यूनुस, उसको देख लो। तो पहले हमको इस मोहम्मद यूनुस नाम के व्यक्ति को देखना समझना क्यों ज़रूरी है। इसने जो काम किए हैं वही काम
प्रमाण है इस बात के कि किस प्रकार से इसके अंदर CIA, ISI और बाहरी शक्तियां इन्वॉल्व हैं। तो हमको पहले इस व्यक्ति को समझना होगा, लेकिन इसको अगर हम समझ लेंगे, इसके कामों को प्रमाण के रूप में हम जब निर्धारित करेंगे, तब भी हमको इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत समझना होगा, जो है गहरे राज्य का सिद्धांत या डीप स्टेट का सिद्धांत। तो डीप स्टेट क्या होता है, ये जब हमारे दिमाग में क्लियर होगा, तब हम ये समझ पाएंगे कि मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, कैसे किया, और फिर ये बिल्कुल पूरी तरह साफ हो जाएगा कि किस तरह से इसमें अमेरिका, पाकिस्तान की खुफिया विभाग और इनकी संस्था आदि शामिल हैं। तो ये पूरी एक चीज़ को हमको समझना होगा, क्या है डीप स्टेट और क्या किया इस व्यक्ति ने, और संस्थाओं ने कैसे किया इस काम को। तो उस चीज़ को हमको पहले समझना होगा। और ये डीप स्टेट आप जो हर समय सुनते हो, इसके दो अर्थ होते हैं। पहला तो इसका अर्थ होता है कि सत्ता में रहने वाले दल जो लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं, उनका प्रशासनिक सेवाओं के अंदर प्रभाव बढ़ जाता है। जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके अंदर उनकी विचारधारा का प्रभाव बढ़ जाता है। तो वो दल अगर सत्ता में ना रहें तो भी सरकार उनके अनुसार ही काम करती है, व्यवस्था उनके अनुसार काम करती है। गवर्नमेंट आप दूसरे दल के ले आओगे, लेकिन व्यवस्था उसी दल की काम करेगी जिसने ज़्यादा समय तक राज किया है। क्यों? क्योंकि उनके आपस में ऐसी बातें शेयर की हुई होती हैं जो गुप्त होती हैं, एक दूसरे की कमजोरियां होती हैं। सरकारी कर्मचारी, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता और मंत्री जो पहले रह चुके हैं, लंबे समय तक है, मंत्री तो 5 साल रहता है, विधायक 5 साल रहता है, लेकिन कर्मचारी जो अधिकारी बैठता है वो तो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है। उसके बीच में वो किस जगह पोस्टिंग लगती है, वो दलों के ऐसे ऐसे राज जानता है और उस अधिकारी के राज दल जानते हैं। ये आपस में एक गठजोड़ बनता है। तो फिर सत्ता कितनी भी बदल जाए, व्यवस्था हमेशा उस दल के अनुकूल रहती है। जैसे भारत के अंदर भले ही सत्ता बीजेपी की आ गई हो, लेकिन व्यवस्था कांग्रेस की ही है, मनमर्जी उनकी होती है, वो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। सही कार्य हो तो भी बीजेपी नहीं करवा सकती, और गलत काम हो तो भी कांग्रेस करवा लेती। जैसे कि किसान बिल बहुत सही काम था, लेकिन हम उसको पारित नहीं करवाए, और कांग्रेस ने रोकना चाहा तो उन्होंने रोक लिया। सरकार भले बीजेपी की, व्यवस्था कांग्रेस की है। तो ये डीप स्टेट देश के अंदर है। ऐसा डीप स्टेट अमेरिका के अंदर भी है, वो उस दल का समर्थित है और वो इस तरह की हरकतें करने में रहते हैं, चाहे वो ट्रंप रहे चाहे कोई भी रहे, वो यही हरकतें करते हैं। आतंकवादियों का समर्थन, आतंकवादियों को सशक्तिकरण, आतंकवादियों को मदद, और आतंकवादियों के द्वारा शांति प्रिय, नेशनलिस्ट टाइप के, और जो बिल्कुल विकास के बारे में, लोकतांत्रिक पैमानों के बारे में चलना चाहते हैं, उनको अस्थिर करके गिराओ और वहाँ अपना उल्लू सीधा करो। डीप स्टेट का दूसरा अर्थ ये होता है कि जो आपका देश है, आपके देश में किसी विदेशी गुप्तचर संस्था द्वारा ऐसे उपकरण, ऐसे एसेट तैयार किए जाते हैं जो होते हैं आपके देश के नागरिक हैं, लेकिन काम करते हैं वो विदेश के लिए। ये राजनेता हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हो सकते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस हो सकते हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया हैंडल, बड़े प्रसिद्ध सोशल मीडिया चलाने वाले सोशल मीडिया यूट्यूबर हो सकते हैं, और इसके अलावा खिलाड़ी हो सकते हैं, प्रसिद्ध नेता अभिनेता हो सकते हैं, धनवान बड़े बड़े धनपति हो सकते हैं, कॉरपोरेट्स हो सकते हैं। इनके अपने हित होते हैं, इनको बाहर से कोई बहुत बड़ी ऐसी लालच होती है, या इनका विचारधारा के कारण ये पूरी तरह कन्वेंस हो जाते हैं, यानी कि उनकी आइडियोलॉजी आपस में कॉन्ट्रास्ट करती है। तो इनको पैसा भले कितना दे दो आप, इनका भला कितना कर दो, लेकिन वो बाहरी शक्तियों को मदद करेंगे, क्योंकि वो अपनी मानसिक विचारधारा से ही उन बाहरी शक्तियों के पक्ष में। भारतीय व्यवस्था को गलत मानते हैं, भारतीय सिद्धांत को गलत मानते हैं। उनको लगता है कि जो कुछ पश्चिमी है वो सही है, जो कुछ अरब में है वो सही है, भारतीय जो भी कचरा है फेंको, जला दो, खत्म करो। उनकी सोच ऐसी हो जाती है, आइडियोलॉजिकली कन्वेंस हो जाते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। कोई पैसे से कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कोई आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ होता है, किसी के गुप्त रहस्य पता लग जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इस तरह के लोग जो आपके अधिकारियों में हैं, जो आपके नेता मंत्री के अंदर है, जो आपके मीडिया के अंदर है, जो कंट्रोल्ड है बाहर से पूरी तरह से, ये भी डीप स्टेट कहलाते हैं। तो और दूसरा, वहाँ की शक्तियाँ जैसे ISI है, अब उसको रिक्रूटमेंट करने की जरूरत नहीं है जासूस बनाने के लिए। भारत में उसको एक रुपया खरीदने की जरूरत नहीं है। भारत में उसके जासूस सरेआम घूम रहे हैं, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। उसके मददगार अभी कश्मीर के अंदर इतने आतंकवादी हमले हुए, कश्मीर के आतंकवादी हमलों को अगर आप गौर से देखो तो आप पाओगे कि उसके अंदर लोकल सपोर्ट है। सेना कह रही है लोकल सपोर्ट के कारण हो रहा है, गृह मंत्रालय कह रहा है कि लोकल सपोर्ट के कारण हो रहा है, मीडिया हाउसेस कह रहे हैं, यूट्यूबर्स कह रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स कह रहे हैं कि यार ये इसलिए हुआ, प्रमाण दे दे के चिल्ला रहे हैं कि लोकल सपोर्ट है। अपना होटल ताज पे हमला हुआ, उसको देखो आप, होटल ताज पे हमला हुआ, उसके अंदर भी क्या बात सामने है, लोकल सपोर्ट है।
कारगिल हुआ, उसके अंदर क्या आया? लोकल सपोर्ट। लोकल सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट है, क्या है लोकल सपोर्ट? कौन सा लोकल सपोर्ट है? कौन लोग हैं वो? सोचने की बात है, सोचो। उसके द्वारा ही होता है। तो इसको डीप स्टेट कहते हैं। और ये डीप स्टेट यही चाहता है कि भारत अस्थिर हो, पाकिस्तान बांग्लादेश में नशा शक्तियों का शासन हो, भारत के अंदर भी ऐसी अवस्था फैल जाए, क्योंकि इस टाइप के जो बुद्धिहीन, व्यापारिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सिद्धांतों से रहित, विवेक से रहित, हिंसा और भावुकता में बहने वाले लोगों का हाथ में जब शासन रहता है तो उनको पूरी तरह से मैनिपुलेट करना, नियंत्रित करना आसान होता है। सोचो पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा व्यापारिक या बौद्धिक व्यक्ति सत्ता को नियंत्रण करते हैं तो वो इतनी हिंसा करते ही नहीं। भारत पाकिस्तान के संबंध इतने अच्छे होते, व्यापार इतना बढ़ता, ये क्षेत्र बहुत विकसित होता, सैन्य रूप से भी पाकिस्तान के हाथों बिका नहीं होता ग्वादर। इतनी सारी सड़कें बेच दी उन्होंने। क्यों बेच दी? नफरत में, कि हम चीन को बेच देंगे पर भारत का भला नहीं होने देंगे। ये नफरत। क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर? यही तो हो रहा, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन भारत के साथ नहीं जाएंगे। क्यों? हिंदू मुस्लिम। ऐसे यूजफुल इडियट्स चाहिए यूएस को, ऐसे यूजफुल इडियट्स चाहिए चाइना को, ऐसे यूजफुल इडियट्स चाहिए यूरोपियन नेशंस को जो बहुत पावरफुल है। बड़े बड़े व्यापारिक घराने, बड़े बड़े व्यापारिक समूह जो अंतरराष्ट्रीय जगत में काम करते हैं, उनको ऐसे भावुक मूर्खों की जरूरत रहती है और उसके लिए वो चुन चुन के, छान छान के भीड़ इकट्ठी करते हैं ताकि ऐसे जंगली और वहशी लोग हमेशा सत्ता में रहें। भारत में चाहते हैं कि ऐसी ताकतें राज करें, पाकिस्तान में तो कर ही रही हैं। कितने वहां के नेताओं को मरवा दिया, किसको फांसी चढ़ा दी, किसी को गोली मार दी, किसी को देश से भगा दिया। जिसने भी अक्ल की बात करी उसको मार के खा गया पाकिस्तान में। अब बांग्लादेश में भी वही चलेगा। अभी बांग्लादेश के अंदर नरसंहार हो रहा है, हिंदू तो मारे जा रहे हैं लेकिन शेख हसीना की पार्टी के लोग भी मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं? क्योंकि यूएस चाहता है कोई धनी, कोई बुद्धिमान, कोई व्यापारी, कोई वैज्ञानिक, कोई विचारक, कोई ज्ञानी तुम्हारे पास जिंदा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास वही होना चाहिए जो बस भावुकता में बह के बस एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे हो सड़कों में। ऐसे जंगलियों की फौज ही चाहिए जो दूरदर्शी हो ही नहीं। यही उनको चाहिए, यूजफुल इडियट्स। और इनकी हर किसी भी देश में, किसी भी व्यवस्था में 99% लोग यूजफुल इडियट्स होते हैं। कोई पैसे के नाम पे यूजफुल इडियट बन जाता है, कोई जाति के नाम पे बन जाता है, कोई धर्म के नाम पे बन जाता है, कोई यूजफुल इडियट बन जाता है किसी और नाम पे बन जाएगा, अपने लालच के नाम पे बन जाएगा। जो यूजफुल इडियट नहीं बनेगा उसकी कोई कमजोरी होगी, उसके द्वारा उसको बना लिया जाएगा। तो इस बात का क्या प्रमाण है कि ये सब CIA ने और ISI ने इन सब संस्थाओं मिलकर किया? तो सबसे पहला प्रमाण तो ये देख लो कि जो आदमी वहाँ पर अभी अंतरिम सत्ता के अंदर एडवाइज़र बन के बैठा है, नियंत्रण कर रहा है इन सब चीज़ों को, वो है MD यूनुस, मोहम्मद यूनुस। और ये यूनुस भाई हिलरी क्लिंटन की बांग्लादेश की जो समूह है, एक बैंक था इसका, उस बैंक के द्वारा ये पैसे इकट्ठे करता था, घोटाले करता था, लोन देना और ये सब। और ग्रामीण बैंक नाम का इसका बैंक था, उस बैंक को चलाता था, उसके द्वारा लोन देता था पैसा, और ये डोनेशन देता था अभी जो बाइडेन की पार्टी है, ये जो हिलरी क्लिंटन है, उनके ट्रस्ट को, उस पार्टी को ये डोनेशन देता था चुनावों के अंदर। इसने हिलरी क्लिंटन की पार्टी को, बाइडेन की पार्टी को, जॉर्ज W बुश की पार्टी को, उस पार्टी को जिसने रूस से लड़ने के लिए आतंकवाद खड़ा किया, ये वो पार्टी है जिसने भारत के अंदर आतंकवाद जब फैला तो आतंकवादियों को क्रांतिकारी कहा, और भारत की सेना ने जब उनके खिलाफ कार्रवाई करी तो उसको मानवाधिकार का उल्लंघन कहा। यूनियन में रिपोर्ट ऐसी करवाई। ये वही पार्टी है, ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने अभी डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास किया। ये ज़्यादा समय रहे सत्ता के अंदर, यूएस के अंदर भी। अमेरिका, जैसे हमारे भारत में कांग्रेस बहुत समय लंबे सत्ता में रही है, वैसे वहाँ पे ये पार्टी बहुत सत्ता में रही है। ये डोनेशन देता था अभी जो बाइडेन की पार्टी है, ये जो हिलरी क्लिंटन है, उनके ट्रस्ट को, उस पार्टी को ये डोनेशन देता था चुनावों के अंदर, कब से दे रहा था। तो आखिरकार अब यूनाइटेड स्टेट ने इसके सिर पे हाथ रख दिया कि लो साहब, आपने हमारी इतनी सेवा करी है, तथास्तु, खाओ हिंदुओं को पका पका के, काट काट के। आज से तुम्हारी ज़मीन जहाँ तक फैली है वहाँ पे हिंदू बकरे और मुर्गे हैं, काटो और खाओ, मारो, कोई नहीं पूछेगा। जैसे पेड़ के कटने पे, मुर्गे कटने पे कोई केस नहीं होता है, कोई नहीं पूछता है, वैसे कोई तुमको रोकेगा टोकेगा नहीं। यूनाइटेड नेशंस क्या कह रहा है? इतनी हिंसा होने के बाद यूनाइटेड नेशंस ये कह रहा है कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन ना करे। ऐसी ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। और विश्व की धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्टों के अंदर भारत पीछे, बांग्लादेश आगे, ऐसी UN से ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं।
और यहाँ पे ये चल रहा है, ये तो इनकी महानता है, एक शब्द नहीं निकला है इनके मुंह से इस नरसंहार के ऊपर। तो सबसे पहला प्रमाण तो यही है कि ये जो मोहम्मद यूनुस है, इसके फ़ोटो किसके साथ हैं, इसको किस पार्टी का समर्थन है, किस पार्टी के द्वारा ये काम कर रहा था, वो आपके सामने स्पष्ट है। और यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड नेशंस के आप जो बयान देखोगे, जब ये सत्ता परिवर्तन हो गया और शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, तो उनके अगर आप बयान देखोगे तो उनके बयानों में कैसी बातें दिख रही हैं कि हम चाहते हैं कि वहाँ जो अंतरिम सरकार बने वो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर बने और बांग्लादेश में अब सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो। ये कुछ वैसी ही लाइनें हैं जो हमारे यहाँ की केजरीवाल, राहुल गांधी टाइप के लोग बोलते हैं। 100 किलो यूरेनियम से जो डेमोक्रेसी आती है, वो डेमोक्रेसी वहाँ बांग्लादेश में स्थापित हो गई है। अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से अब वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई है। करता क्या था मोहम्मद यूनुस? गरीबों का खून चूसता था। इसकी बैंक थी, ब्याज पे पैसा देता था, लोगों को लूटता था और बांग्लादेश से ये चूस के पैसा डोनेशन देता था। या क्लिंटन फाउंडेशन जो है, क्लिंटन फाउंडेशन को ही डोनेशन देता था। इसके संबंध और भी हैं यूएस से। 2006 के अंदर भाई साहब को नोबेल प्राइज़ मिला, तब सरकार ओबामा साहब की थी। ओबामा भी उसी पार्टी का है जिस पार्टी का बाइडेन है। मतलब सीधा सा हिसाब है। आज अगर आप देखोगे ना, ये नोबेल पीस प्राइज़ जिन को मिले हैं पिछले कई समय में देखोगे, तो वो सारे लोग वही हैं जिन्होंने यूएस के पक्ष में काम किया है और यूएस के दुश्मनों के खिलाफ काम किया है। यूनाइटेड नेशंस उसी को रिकॉग्नाइज करता है, यूनाइटेड नेशंस उसी को सही कहता है, उसके खिलाफ आरोप लगाना बंद करता है जिन लोगों ने यूनाइटेड स्टेट को सपोर्ट किया है, जिन्होंने यूरोपियन देशों को, यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनीज को सरेंडर किया है। एक लाइन में सुन लो, यूनाइटेड नेशंस और उसकी सभी संस्थाएं केवल उन्हीं राष्ट्रों को जीने देती हैं, सही क्रम में उनको स्वीकार करती हैं, उनकी योग्यता को नज़र रखती हैं, जो लोग पूरी तरह से यूएस और यूरोप की मल्टीनेशनल कंपनीज को सरेंडर हैं। सरेंडर का मतलब होता है बिन शर्ती उनकी बातें मान रहे हैं और भिखारी होने को तैयार हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया। आप कंगाल हो जाओ, फिर आप जो करो कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। ज़मीनें बेच दो अपनी, बस अपने लोगों को बेच दो, अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रख दो, अपनी संप्रभुता गिरवी रख दो, और उसके बाद तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर नहीं रखी है तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में तुम बांग्लादेश से पीछे रहोगे, धार्मिक स्वतंत्रता में तुम पीछे रहोगे। इसके अलावा 2009 और 10 के अंदर भी इसको 2 अमेरिकन पुरस्कार मिले, जो अमेरिका के सिविल पुरस्कार होते हैं, वो भी ओबामा का शासनकाल था। इसी यूनुस को, क्लिंटन की पार्टी को फंड देने वाला क्लिंटन फाउंडेशन के अंदर यही भाई साहब है। तो ये सीधा स्पष्ट दिख रहा है आपको, ये क्या प्रमाण है कि इसके अंदर पूरी तरह से यूएस का हाथ है। इसके अलावा एक और प्रमाण ले लो, जूलियस असांज जो विकीलीक्स का संस्थापक है, प्रमुख है, उसने सन 2007 में ये खुलासा कर दिया था कि बांग्लादेश के अंदर यूनाइटेड स्टेट अपनी कठपुतली सरकार बिठाने के लिए मोहम्मद यूनुस और आईएसआई के द्वारा काम कर रहा है। 2007, कितने साल पहले? 17 से 18 साल पहले। 17 से 18 साल पहले विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज ने यह कहा था कि ये ओबामा जो है, यानी जो यूएस डीप स्टेट है, ये बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस, बीएनपी और पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर पूरी तरह से वहाँ पर अपनी कठपुतली सरकार बिठाने के प्रयास में है। जिस बीएनपी पार्टी ने ये आंदोलन किया है, उसने ये आंदोलन किया जमाते इस्लामी और छात्र शिविर नाम की 2 संस्थाओं द्वारा। ये दोनों संस्थाएं पूरी तरह से ड्रिवन थी आईएसआई द्वारा, पाकिस्तान द्वारा। और ये सब कोई बैन है, जो आदमी अभी वहाँ सत्ता प्रमुख बन गया है, एडवाइज़र बन गया है, वो भी और दोनों संस्थाएं भी, ये सारे के सारे उस देश के अंदर बैन थे। यानी बांग्लादेश सरकार के अपराधी थे ये तीनों। इसके अलावा इस घटना घटने से पहले शेख हसीना एक जांच चलवा रही थी। बांग्लादेश की खुफिया एजेंसीज़ और बांग्लादेश के खुफिया विभाग के लोग एक जांच कर रहे थे, जिसमें ये जांच की जा रही थी कि वो कौन कौन सी संस्थाएं, एनजीओ और व्यापारिक समूह और आदि हैं जिनके द्वारा छद्म रूप से पैसा भेजकर अमेरिका, पाकिस्तान आदि जमाते इस्लामी को, छात्र शिविर को, पीएनबी को पावरफुल बना के
यहाँ पे हिंसा करना चाहते हैं। और इस जांच के अंदर वो बहुत नज़दीक थे इस एमडी यूनुस के, ये क्लिंटन फाउंडेशन के, इन चीज़ों को जानने के, इनके करीब पहुँच गए थे या इन्होंने जान लिया था। इसलिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये सरेआम बयान भी दिया, लोगों के सामने ये बयान दिया कि ये राक्षस ये करने वाले हैं, ये उसने कह दिया था। और इसलिए फिर ये घटना घटी, क्योंकि गुप्तचर एजेंसी की जांच में ये स्पष्ट हो गया था कि ये सारे डाकू मिल के डाका डालने वाले हैं। और यही किया उन्होंने, पुलिस को मार दिया, आम जनता को मार दिया, अपने खुद के लोगों को, जो दल वहाँ पे सत्ता में था, उनके नेताओं को, मंत्रियों को मार दिया। उन मीडिया हाउसेस के ऊपर भी हमले कर दिए जो बेचारे सच बोल रहे थे, सबको दबा दिया और फिर सरेआम हिंसा शुरू कर दी। एक और कोइंसिडेंस है, ये जो घटना है उसके कुछ दिन पहले 100 मिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तान को अनुदान मिला था अमेरिका के द्वारा, कुछ दिन पूर्व, इस घटना के कुछ दिन पहले। और उस पैसे का उपयोग हुआ बांग्लादेश में। इस चीज़ के प्रमाण नहीं है कि उस पैसे का उपयोग हुआ है, लेकिन इस चीज़ के पक्के प्रमाण हैं कि वो संस्थाएं यहाँ पे काम कर रही थी। और इसी तरह के तरीके उपयोग करके आप देखो, नेपाल में सत्ता परिवर्तन किया, राज सत्ता को हटाया गया, लोकतंत्र लाया गया, फिर वहाँ दंगे फसाद चल ही रहे हैं, आज तक चल रहे हैं। उसके बाद नेपाल कभी स्थिर नहीं हुआ, वहाँ की राज सत्ता हटी, उसके बाद से नेपाल कभी पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पाया, रोज गिर रहा है। क्योंकि लोभी लालचियों की तो पूरी झुंड रहता है किसी भी देश में, किसी एक अविकसित राज्य में, विकासशील राज्य के अंदर गरीबों का, भूखे नंगों का पूरा झुंड रहता है। एक बार अस्थिरता फैला दो तो लोग लाइन लगा खड़े हो जाएंगे कुर्सी पे बैठने के लिए। जिंदगी में कभी वहां स्थिरता नहीं आएगी, जिंदगी में कभी शांति नहीं आएगी, कभी विकास नहीं होगा उस देश का, बर्बाद ही रहेगा फिर वो देश मुद्दों तक। और वहाँ के संसाधनों का शोषण ये मल्टीनेशनल कंपनियां करेंगी, वहाँ के खदानों का शोषण ये करेंगे, वहाँ के ऑयल फील्ड का शोषण ये करेंगे, वहाँ के बड़े बड़े बंदरगाह का शोषण ये लोग करेंगे। यही अमेरिकी यूरोपियंस पावर, लोकतंत्र के बड़े 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 महारथी यही जूस निकालेंगे जैसे मशीन में से गन्ने का जूस निकलता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि रूस और चीन पीछे हैं, वो भी यही करते हैं, उनके हाथ में जो आता है उसका। ताकतवर राष्ट्र यही करते हैं, कमजोर राष्ट्रों को अस्थिर करो, अस्थिरता बनाए रखो, लालची लोभी भावुक लोगों को सत्ता में रखो, जो भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेते रहें, और हम वहां पर अपना इकोनॉमिकल गेम, पॉलिटिकल गेम खेलते रहें और फायदा उठाते रहें। यही मूर्ख भारत में भी यही करना चाहते हैं, रोड जाम करके बैठ जाते हैं, धरने प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं, कोई कानून बनता है ढंग का तो लागू नहीं होने देते हैं, किसान आंदोलन, किसान कानून लागू नहीं होने दिया, सीए एनआरसी के ऊपर दंगा करके बैठ गए, अभी वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल आया था वो लागू नहीं होने दिया। ये भिखारी और भूखे नंगे और बेशर्मों की फौजियां इंडिया में भरी हुई है। केजरीवाल नहीं कहता मैं सब फ्री बांट दूंगा, क्या है, भूखे नंगे भिखारियों की तो फौज है, ये क्या है, देश को बर्बाद करने की तो टेक्निक है ये सारी। बिजली फ्री बांट दूंगा, वाईफाई फ्री बांट दूंगा, पानी फ्री बांट दूंगा, नशा फ्री बांट दूंगा, सब फ्री बांटूंगा, खाना भी फ्री, औरत भी फ्री, बच्चा भी फ्री, बस फ्री, सब तुमको मिलेगा, तुम सो जाओ सद्दर तान के, पूछो मत क्या हो रहा है, देश को आग लगा लेने दो, खुजलीवाल। भारत में ऐसा कौन है जिसकी किसी अमेरिकी संस्थाओं ने तारीफ करी हो? एक ही है, न्यूयॉर्क टाइम्स में जिसकी तारीफें छपती रहती हैं, खुजलीवाल, महान खुजलीवाल, दिल्ली का डकैत। देखो, किसी जमाने में पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, वहाँ पे हमसे नफरत करने वाले बैठ गए। अफगानिस्तान के अंदर हमारी स्थिति मजबूत थी, अमेरिका हथियार छोड़ के भाग गया, अब अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट है, अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट है। हमारे संबंध भले आज अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 30 साल बाद अफगानिस्तान से हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। कल की तारीख में, कल सुबह उठ के अफगानिस्तान एक नया बांग्लादेश हो सकता है। जैसे आज का बांग्लादेश नया पाकिस्तान है, वैसे कल सुबह अफगानिस्तान नया बांग्लादेश हो सकता है। भारत के समर्थन में और भारत के लिए काम करने वालों की सामूहिक हत्याकांड के प्रयास जारी रहेंगे यहाँ आसपास के देशों में, कभी नहीं रुकने वाले। मजहब के नाम पे हो रहे हैं तो कभी जाति के नाम पे होंगे, क्योंकि इसमें उनका फायदा है। इतनी बड़ी एक और ताकत चीन से तो वो जद्दोजहद कर ही रहे हैं। एशिया में एक और जाइंट खड़ा हो गया, तो ये जो वेस्टर्न पावर है चाहती ही नहीं कि एशिया के अंदर एक और जाइंट खड़ा हो। चीन वैसे ही उनको भारी पड़ रहा है। भारत भी ऐसी ताकतवर होता गया, सैन्य आर्थिक शक्ति के रूप में भारत काफी ताकतवर हो चुका है, 5वें नंबर की महाशक्ति बन चुका है। सैन्य शक्ति के रूप में भी अगर ऐसे ताकतवर होता रहा तो उनके लिए भारी पड़ जाएगा, इसलिए वो इसको अस्थिर करना चाहते हैं। अगला, ये फंडिंग आई कैसे? एक संस्था है। अब अगली बात, बांग्लादेश में ये पैसा आ कैसे रहा था? एक बहुत बड़ी संस्था है, बिल्डिंग रिसोर्स अक्रॉस कम्युनिटी संस्था। ये जो संस्था है बांग्लादेश में काम करती है और इस तरह की ही एक यूनिवर्सिटी है।
उसका भी शॉर्ट फॉर्म BARC ही बनता है। उस यूनिवर्सिटी से ये आंदोलन शुरू हुए थे। अब ये जो बिल्डिंग रिसोर्स अक्रॉस यूनिवर्सिटी संस्था है, ये पैसा ले रही थी USAID नाम की संस्था से। USAID या अमरीकी मदद, एड का मतलब होता है मदद। तो ये अमरीकी मदद जो संस्था है, ये अन्य देशों के अंदर विभिन्न विकास कार्यों के लिए अनुदान चंदा देती है, लेकिन ये छद्मरूप होता है। जो पैसा आता है उसका 2 से 3% किसी बिल्डिंग पुल के बनाने में या किसी विद्युत गृह को बनाने में या इलेक्ट्रिक की लाइनें बिछाने में कुछ पैसे का उपयोग होता है। बाकी सारे पैसे का उपयोग होता है ऐसे राजनीतिक दलों को खड़ा करने में, ऐसे मीडिया हाउसेस को खड़ा करने में, ऐसे सोशल मीडिया को खड़ा करने में जो भौंकते हैं, देश के अंदर तानाशाही के आरोप लगा के अव्यवस्था फैलाते हैं, जो वहाँ पे अलगाव पैदा करते हैं। किसी भी देश के अंदर अलगाव अलग अलग नामों से फैलाया जाता है। जैसे भारत के अंदर अलगाव हिंदू मुसलमान, आदिवासी और मूल निवासी के नाम से, दलित स्वर्ण के नाम से फैलाया जाता है, वैसे ही अलगाव बांग्लादेश में शिया सुन्नी के नाम से, हिंदू मुसलमान के नाम से और सेक्युलर और मुस्लिम के नाम से फैलाया जाता है। और ये अलगाव फैलाने के लिए, एक भेद बढ़ाने के लिए, संघर्ष पैदा करने के लिए, अव्यवस्था पैदा करने के लिए पैसा यूज़ करती है ये USAID संस्था। इस USAID संस्था के अलावा एक गेट्स फाउंडेशन है, ये भी भाई साहब बहुत सारा अनुदान दे रहे थे इसी बिल्डिंग रिसोर्स अक्रॉस नेशंस नाम की संस्था को। बस बिल्डिंग रिसोर्सेस अक्रॉस कम्युनिटी, ये संस्था थी जो बांग्लादेश में पैसा ले रही थी US की संस्थाओं से। और पैसे का बहुत थोड़ा भाग किसी ढंग के काम में यूज़ होता था, बाकी सारा यूज़ होता था इन सबको तैयार करने में। 2007 से तैयार हो रही थी टीमें और उन्होंने गेम खेल दिया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। क्रिकेट का वर्ल्ड कप भले ही भारत जीता हो, लेकिन गलियों का वर्ल्ड कप होता है ना, उसमें पाकिस्तान आज तक नहीं आ रहा। क्रिकेट के वर्ल्ड कप में भारत कभी नहीं आ रहा है। और गलियों में जो वर्ल्ड कप होता है, जिसको आप दंगा कहते हो, जिसको सांप्रदायिक अशांति कहते हो, जिसको सांप्रदायिक तनाव कहते हो, उसमें पाकिस्तान कभी नहीं आ रहा है। जब टैली होती है ना रनों की, तो उनकी टीम के नंबर ज़्यादा निकलते हैं कि किसने ज़्यादा कुत्ते मारे, भारत ने मारे या उन्होंने। शिकार किसने अच्छा किया, तो वो हमेशा जीतते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कभी नहीं जीता है और दुश्मनों के हाथों मार खाने में भारत कभी नहीं हारा है। भारत कभी नहीं हारा। दुश्मनों के हाथ से मार खा के नालियों में लाशें मिलने में भारत ने कभी हार नहीं मानी है। बांग्लादेश में भी तो यही हो रहा है। जिसको आप दंगा कहते हो ना, वो एक सतत चलने वाले महायुद्ध के अंदर छोटे छोटे छापामार हमले हैं, उनकी श्रृंखला है। क्लियर कर लेना इस बात को। और ये जो पैसा आ रहा था इन संस्थाओं के द्वारा, ये केवल बांग्लादेश में नहीं बटा है, ये वहाँ से बहते बहते मणिपुर तक भी आया है। और PS हाउकी, मणिपुर का कुकी आतंकवादी संगठन, उन भाई साहब को भी मिला है ये पैसा, और भरपेट मिला है, जिससे भारत के मणिपुर में भी हिंसा फैलाई गई है। एक और जना देखो, पीटर हास, यह अमेरिकी राजदूत था जो बांग्लादेश में था। प्रदर्शन और दंगे शुरू होने के एक दिन पहले 24 जुलाई की रात को ये भाई साहब अंतर्ध्यान हो गए। युद्ध के अंदर वो रावण गायब होता था ना, एकदम से यहां गायब हुआ, प्रकट हो गया। इंद्रजीत कैसे गायब होता था, वैसे गायब हुआ ये पीटर हास, रातों रात बांग्लादेश से विलुप्त होकर कहीं और पहुंच गया एक दिन पहले। और ये एक मिशन पे था जो रिजिम चेंज का मिशन था, बांग्लादेश के अंदर अस्थिरता फैलाने का मिशन था। इसने फैलाया और चला गया। तारिक रहमान, ये मोहम्मद यूनुस जैसा ही एक प्राणी है जो अमेरिका में बैठा है, और इसके ऊपर आतंकवादी संगठनों को बढ़ाने का, आतंकवादी गतिविधियों का आरोप था, इसलिए ये भाई साहब बांग्लादेश से भाग गए थे। बहुत कट्टर आदमी है। और ये किस पार्टी का चेयरमैन है? ये उस पार्टी का चेयरमैन है जिस पार्टी ने बांग्लादेश के अंदर ये हिंसा करी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP। ये उसका चेयरमैन है। बैठा कहाँ है? लंदन में। कर क्या रहा है? तांडव। कहाँ पे? अपने ही देश में। क्यों? कुर्सी पे बैठना है, जैसे केजरीवाल को बैठना है, जैसे राहुल गांधी को बैठना, बस वही। एक तड़प है कि जाती नहीं, ये दिल मांगे मोर, PM बना दे या अल्लाह PM बना दे, बस वही एक मांग है। और यही चीज़ हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ भारत में चाहते हैं। ऐसे ही थोड़ी नक्सली पैदा हो गए, ऐसे ही थोड़ी कुकी आतंकवादी संगठन मणिपुर में आ गया, ऐसे ही थोड़ी सिम्मी जैसे या PFI जैसे संगठन केरल और कश्मीर के अंदर लोगों का जनसंहार कर रहे हैं।
ऐसे ही थोड़ी हो रहा है यार कि अक्षरधाम पे हमला हो गया, संसद पे हमला हो गया, मुंबई पे हमला हो गया, पुलवामा अटैक हो गया, ये सब ऐसे ही थोड़ी हो गया। यहाँ हैं लोग जिनको पीएम सीएम बनना है, चाहे साली जो कीमत देनी पड़े, चाहे यूएस को कोई पोर्ट देना पड़े, यहाँ पे उनका सैन्य अड्डा बनाना पड़े, चाहे किसी यूएस की कंपनी को सारे के सारे एसेट बेचने पड़े, जो करना पड़े, बस। ऐसे लोगों की भीड़ यहाँ पे भी है। यूएस, यूके, कनाडा, इनके बयान देखो। जब पीएम हसीना सत्ता में थी तभी ये ऐसे बयान दे रहे थे कि शेख हसीना है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, तानाशाह, इस तरह के बयान उन्होंने पहले ही देने शुरू कर दिए थे, इन दंगों के भी बहुत पहले। और जब ये दंगाई बहुत ज़्यादा हिंसा पे उतरे और शेख हसीना ने कड़क रुख अपनाया, तब भी इन्होंने इनका विरोध जाहिर किया, तब भी इन्होंने इनके विरुद्ध बयान दिए। लोग सोचते हैं कि शेख हसीना ने हिंसक रुख क्यों नहीं अपनाया इनको रोकने के लिए। कैसे अपनाती? अगर वो भी इन हिंसक भेड़ियों की तरह अपने देश से कोई मतलब नहीं रख रही, अपने देश के नागरिकों से कोई मतलब नहीं रखती और सबको मारने लग जाती, तो शायद वो हिंसा पर काबू पा लेती। लेकिन उसको अपने देश से प्यार था, वो अपने देश का बुरा, अपने नागरिकों का बुरा नहीं कर सकती थी, इसे छोड़ के आ गई। अगर वो इन हिंसक जंगली कुत्तों और भेड़ियों की जैसी होती तो चीर फाड़ देती, भले उसको कोई तानाशाह का है, और शांति ले आती देश में। पर वो ऐसी हिंसक नृशंस है नहीं। हम कहते हैं मोदी जी ने क्यों हमला नहीं किया किसानों पे, मोदी जी ने किसानों को क्यों नहीं डंडे मारे? जब कानून अच्छा था और कानून लागू करने में किसानों का फ़ायदा है, तो जो किसान विरोध कर रहे थे उनको क्यों नहीं पीटा? इसलिए नहीं पीटा क्योंकि उनके लिए वो अपने लोग हैं। जब रामदेव जी रामलीला मैदान के अंदर प्रदर्शन करने बैठे थे तो कांग्रेस ने लाठियां बरसवा दी थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, डंडे मारो, कह दिया उन्होंने, मारो डंडे। लेकिन जो अपने देश के नागरिकों को अपना मानता है वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता, वो शांति से ही सुलझाएगा देश के वो लोगों के साथ मुद्दा। ये फर्क है। शेख हसीना ने कठोरता से दंगाइयों को रोकने का प्रयास किया, तब ये चुप थे। जब शेख हसीना छोड़ के भाग गई तो उन्होंने कहा कि अब लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, अब वहाँ पे अच्छी अंतरिम सरकार आएगी। और आज जब इतनी हिंसा हो रही है तब ये कोई कुछ नहीं बोल रहा, ना यूएन बोल रहा है, ना यूएस बोल रहा है, ना कोई और बोल रहा है, सब मौन व्रत लेके बैठे हुए हैं। ये इतने बड़े दोगले, इतने बड़े कमीने लोग हैं कि जब इन्होंने रूस के टुकड़े करके यूक्रेन को अलग किया तब लोकतंत्र स्थापित हो रहा था। जब यूक्रेन को इन्होंने नाटो में घुसाया तब लोकतंत्र स्थापित हो रहा था। जब यूक्रेन के अंदर इन्होंने मिसाइलें तैनात की तब लोकतंत्र स्थापित हो रहा था। लेकिन जैसे ही रूस ने अपनी रक्षा के लिए एक कदम बढ़ाया, तुरंत विश्व युद्ध शुरू हो गया, तुरंत विश्व युद्ध शुरू हो गया। मतलब तुम कुछ भी करो, हिंसा करो, नरसंहार कराओ, कुछ भी कराओ, सब बेस्ट। और सामने वाला गर्दन भी ऊपर उठा दे तो उसने फिर अत्याचार कर दिया, उसने लोकतंत्र और संविधान का गला घोंट दिया। तुम उसको मारो, पीटो, मॉब लिंचिंग करो, महिलाओं के बलात्कार होने दो, देश के टुकड़े करवा दो, दो देशों में जंग डलवा दो, सब लोकतंत्र। और जिसके साथ बुरा हो रहा है वो मुंह उठा के ऐसे ऊपर देख भी ले तुम्हारी तरफ, तो बस खत्म, संविधान और लोकतंत्र खतरे में आ जाते हैं तुम्हारे, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है तुम्हारा, मानवाधिकार खत्म हो जाते हैं। शोषित व्यक्ति जो रोज लाते खा रहा है वो अपनी गर्दन उठा के तुम्हारे आंख में झांक ले तो फिर मानवाधिकार खतरे में आ जाते हैं। और तुम उसका सरेआम रेप कर रहे हो तो भी मानवाधिकार खतरे में नहीं है। उग्र प्रदर्शनकारियों को पुलिस गोली मार दे, आंसू गैस के गोले चला दे तो मानवाधिकारों को हनन हो जाता है। लेकिन वही उग्र प्रदर्शनकारी घरों में घुस के महिलाओं और बच्चों को मार डालें, लोगों को मार डालें, लाशों को उल्टा सड़कों पर टांग दें, जिंदा जला दे लोगों को, तो कोई मतलब नहीं, तब मौन व्रत वो बेस्ट है, वो लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। क्यों? क्योंकि तुमको तुम्हारा आइलैंड मिल जाएगा, तुमको तुम्हारा सैन्य अड्डा मिल जाएगा। इन डाकुओं ने ईरान के शाह को मार दिया, तानाशाह कह के, सद्दाम को मार दिया, अफगानिस्तान में घुस गए बमबारी करने के लिए। और ये जहां जहां घुसे वहां इनके हटने के बाद ज़्यादा अस्थिरता, ज़्यादा आतंक, ज़्यादा समस्याएं आई हैं। अब ये बांग्लादेश में घुसे, देखो जब ये बांग्लादेश से हटेंगे तब बांग्लादेश का वो राष्ट्र होगा, ज़्यादा तनाव होगा, ज़्यादा समस्याएं होंगी। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मदद से रूस से लड़ने के लिए इन्होंने तरह तरह के मुजाहिद तैयार किए। देखो आज तक अफगानिस्तान आतंकवाद के ऊपर पल रहा है, सब खत्म हो गया। नशे की फसल होती है और लोग हथियार लेके घूम रहे हैं, खत्म कर दिया सब। पाकिस्तान के अंदर चुने हुए ढंग से बने हुए प्रधानमंत्री थे, जो वहाँ के नेता थे, उनको मरवा दिया इन्होंने, सैन्य शासन बिठा दिया। अब देखो आज क्या पाकिस्तान की हालत है।
यही हालत ये बांग्लादेश की करेंगे। क्या किया इन्होंने इराक का, यही तो किया, सद्दाम हुसैन को मार दिया, बाज क्या हालत है इराक की। कौन सा देश है ऐसा मिडिल ईस्ट का जहां पे इन्होंने सही ढंग से चलती हुई व्यवस्था, भले वो राज व्यवस्था थी, तानाशाही व्यवस्था थी, कोई भी व्यवस्था थी, इस्लामिक देश था, चाहे कुछ भी था, लेकिन वहां शांति थी, आतंकवादी नहीं घूम रहे थे। ये लोकतंत्र लेके आए, आतंकवादियों को सत्ता देके चले गए। ये किसी भी देश को अस्थिर करते हैं, वहाँ पे भयानक हिंसा करवाते हैं, फिर अपनी कठपुतली सरकार बिठाते हैं, वहाँ के संसाधनों को अपने कब्जे में लेते हैं, इनकी मल्टीनेशनल कंपनीज उन संसाधनों को खरीदती हैं, फिर उसका ये भरपूर शोषण करते हैं, और फिर जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उसके छोड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद ये पक्का करते हैं कि वहाँ पर विद्रोह, संघर्ष, भेदभाव और वैमनस्य बना रहे, इनकी मनमर्जी पूरी होती रहे। हथियार निर्माण की जो इनकी पूरी की पूरी एक इंडस्ट्रीज चलती हैं, उनके हथियार बिकते रहे। बात ये लोकतंत्र की करते हैं, बात ये मानवता की करते हैं, मुखौटा इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का ओढ़ रखा है, और बैठे किसके ऊपर है? ये लोगों की लाशों के ऊपर बैठे। अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्र, अपने प्रतिस्पर्धी राष्ट्र, अथवा अपने कार्य में बीच में रोड़ा बने हुए राष्ट्रों के अंदर ये सत्ता परिवर्तन करवाते हैं। दंगों से परिवर्तन करवाते हैं, राजनीतिक दलों से, मीडिया हाउस के प्रचार द्वारा परिवर्तन करवाते हैं, भावुक और अलगाववादी लोगों को खरीद कर ये करवाते हैं, भीड़ जमा करके करवाते हैं। जैसे भारत के अंदर खालिस्तान और मूल निवासी, दलित स्वर्ण और दक्षिण और उत्तरी, कितने चीज़ों में बांट रखा है, सैकड़ों चीज़ों में बांट रखा है। विश्व के अधिकतर राष्ट्रों में आतंकवाद, सामूहिक नरसंहार, दंगा, सांप्रदायिक हिंसा एक समस्या है, अधिकतर राष्ट्रों में। और आप देखोगे उन राष्ट्रों में तो कहीं ना कहीं इनके हित हैं। सूडान के अंदर सोने की बहुत सारी खदानें हैं, सूडान के अंदर यही हाल है। हैती, वहाँ पर लाइम स्टोन बहुत है, वहाँ पे भी यही हालत है। अफगानिस्तान के अंदर आप देखोगे तो वहाँ कॉपर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी हालत है। अफगानिस्तान की एक पोजीशन ऐसी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की, कि वो भारत के और मिडिल ईस्ट के और यूरोप की तरफ जाने के सड़क मार्ग के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सड़क मार्ग से अगर आपको ठेठ यूरोप के कॉर्नर तक पहुँच जाना है तो ये बहुत सही जगह है। इसलिए यहाँ पे अस्थिरता बनी रहेगी तो समुद्र के अंदर ताकत बनी रहेगी, समुद्र में बनी रहेगी, समुद्र को वही नियंत्रित कर रहे हैं। इसराइल के अंदर समस्या बनी हुई है, क्योंकि इसराइल एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जो समुद्री मार्ग एशिया और यूरोप को जोड़ता है, वहाँ ये बैठे हुए हैं। महासागर के अंदर भी ये तांडव चाहते हैं, हिंद महासागर के अंदर ही भी कूदना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी समुद्री मार्ग है, और ये चीन भी चाहता है। मेरे मुंह से बार बार रूस और यूके और यूएस, यूके का नाम बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि इस घटना में वो शामिल है। चीन भी कोई अच्छा नहीं है, रूस भी कोई अच्छा नहीं है, ये सारे देश यही करते, ताकतवर देश यही करते हैं दुनिया के अंदर। इन्होंने यही तो किया है। इंदिरा को मरवा क्या किया? खालिस्तानी बना के। लिट्टे द्वारा या राजीव गांधी को मरवा क्या किया? यही तो किया है। अपनी मांगों के लिए इन्होंने यही तो किया, हमेशा से यही किया। इन्होंने अफगानिस्तान में ये किया, बांग्लादेश में ये किया, पाकिस्तान में ये किया, इन्होंने इराक में, ईरान में ये किया, सीरिया में यही करना चाहते हैं, लीबिया में ये कर चुके हैं, नेपाल में ये हो चुका है। नेपाल के अंदर किसने किया है? हमारे महान मित्र चीन ने किया है। म्यांमार में कौन कर रहा है? हमारा महान मित्र चीन कर रहा है। श्रीलंका के अंदर किसने करवाया था? हमारा महान दोस्त चीन ने करवाया था। ये सारे भूत प्रेत यही काम करते हैं, डिवाइड एंड रूल। छोटे राष्ट्रों के अंदर भावुक लोगों को भड़काओ और सत्ता में बने रहो। इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो के अगले भाग में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इन हमलों से बचने के लिए हम क्या करें। जो बांग्लादेश में नरसंहार हुआ हिंदुओं का, वैसा नरसंहार, जनसंहार भारत में होता रहता है। केरल में हो चुका है, कश्मीर में हो चुका है, बांग्लादेश में हुआ है, बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में होता ही रहता है। जो नरसंहार आपने बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश का आकार बहुत छोटा है, हमारे एक राज्य जितना है, इसलिए वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गई। भारत के राज्यों में ये होता रहता है। नरसंहार केरल में हुआ है, कश्मीर में हुआ है, मणिपुर असम में हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी हुआ है। होता रहता, आप देखते रहते हो, दंगे, सांप्रदायिक तनाव, दंगे, क्या यही तो है। तो ये चीज़ भारत में होती रहती है, लेकिन एक साथ नहीं हो पाती क्योंकि भारत का आकार बड़ा है। तो हमारे यहाँ पे जब ऐसी चीज़ होती है तो हम क्या करें, या ऐसा जब बिल्कुल पूरी तरह से भारत में होगा तो हम किसके भरोसे बैठे, या वो क्या उपाय हैं कि हम हमारी रक्षा के लिए क्या करें। ये इस वीडियो के दूसरे भाग में हम बात करेंगे, क्यों ये विदेशी शक्तियाँ सफल हो जाती हैं, और एक आम हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए क्या करे, उसे क्या करना चाहिए। इस पे हम बात करेंगे
अगले वीडियो में। धन्यवाद।